Issues in 20th Century World History Second BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 हिस्ट्री के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में एक एक करके वो मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा विद आंसर के साथ, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए और कहीं आप फेल ना हो जाओ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। आगे क्वेश्चन एंड आंसर समझने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। ये हिंदी मीडियम में हमारा सिलेबस है और ये रहा इंग्लिश मीडियम में। यही वो सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, यानी कि कोल्ड वॉर कब और कैसे हुआ, दुनिया भर के अंदर कब कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, इनका क्या इंपैक्ट पड़ा, जैसे अफ्रीका के अंदर काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव हुआ उसको लेकर चलाया गया, नेल्सन मंडेला की क्या भूमिका रहा, एंड पेरिस का मूवमेंट हुआ, भोपाल में गैस त्रासदी हुई। इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बात करूंगा। इस सब्जेक्ट की मेरी एक लास्ट ईयर भी वीडियो आई थी, आप इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे इस वाले वीडियो के अंदर मैंने जो कवर करवा दिया है वो चीज मैं इस वाले वीडियो कवर नहीं करवाऊंगा। इस वीडियो में मैं कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, इस वीडियो को देख लेने के बाद आप इस वाले वीडियो को भी जरूर देख लेना। ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड वीडियो है तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। अभी जो एजुकेशन का एग्जाम हुआ उस एग्जाम में जो मेरी ओल्ड वाली वीडियो थी उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लूंगा हर एक चैप्टर से और उन सभी क्वेश्चन को समझा दूं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, विचार विमर्श कीजिए। यानी कि व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर डिस्कस। आपको पहले यह समझना है कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको बताना है कोल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा। कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर के रीजन क्या थे, आपको ये सब नहीं बताना। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोल्ड वॉर से वो वर्ड देखते हैं। अब कोल्ड वॉर के बारे में आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब सब कुछ लिख कर आ जाते हो। उसके बाद कहते हो कि मार्क्स नहीं आए। भाई मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप वही लिख कर आओगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको क्या इसमें बताना है, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद दुनिया भर के ऊपर कोल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट पड़ा। आप यूं कहो तो कोल्ड वॉर का आउटकम बताना है आपको इस क्वेश्चन में। अब कई सारे स्टूडेंट्स इसी चीज को समझने में मिस्टेक कर देते। प्रभाव का मतलब परिणाम होता है, इंपैक्ट क्या पड़ा ये आपको बताना है। अब इसके बाद भी आपको एक वर्ड दिख रहा है, विचार विमर्श कीजिए, यानी कि डिस्कस कीजिए। अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा मतलब होता है कि शुरुआत से लेकर एंड तक सब कुछ बता दी। तो टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं हम इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से। देखिए शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर जो कि 1945 से स्टार्ट होता है और 1991 तक चलता है, लेकिन कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग अचानक से नहीं होगी। अब इसके लिए आपको पहले बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए 20th सेंचुरी यानी कि सन 1900 से लेकर 2000 तक ये जो पूरा 100 साल का टाइम पीरियड है, इस 100 साल के टाइम पीरियड के अंदर पूरी दुनिया भर के अंदर दो वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये पूरा वॉर का ही टाइम पीरियड रहा है और जो पावरफुल कंट्री थे दुनिया को अपने कदमों में रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो जो पूरा 20वीं शताब्दी है 20th सेंचुरी वो इसी में निकल गया। अब आपको ये समझना होगा कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध जिसको हम कह रहे हैं आखिर ये क्या है और इसकी स्टार्टिंग कब हुई। अब इसके लिए थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं। देखिए दुनिया भर के अंदर सबसे पहला वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर 1918 तक। अब ये वॉर किस लिए हुआ था, ये वॉर सिर्फ इसलिए हुआ था कि मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हूं और कौन यूरोपियन कंट्रीज और दुनिया के देशों पे अपना सबसे पहले कब्जा बनाएगा। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंट्री था वो दुनिया भर के देशों पे अपना कब्जा बनाने के लिए लगा पड़ा था और इसके लिए देश आपस में मिलकर गठबंधन बना रहे थे, अलियंस बना रहे थे। आपस में देश मिलकर चुपचाप से फ्रेंडशिप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। 1914 में ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि 1918 तक चलता है, यानी कि 1918 तक चलता है। 1918 में जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होता है उसके बाद दुनिया के देशों को यह लगता है कि भाई देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक संगठन बना दिया जाता है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का काम यह था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने देना, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड ब्रिटेन का दोस्त था और जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन था, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग हो। जिस पर्पस से लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था अब वो पर्पस तो लीग ऑफ नेशन पूरा नहीं कर पाया। वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग हो गई और फिर से पूरी दुनिया दो भाग में डिवाइड हो गई। पहला जो ग्रुप था वो था एक्सिस पावर का, जिसको धुरी राष्ट्र कहा जाता है, जिनमें ये देश शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। और दूसरी तरफ थे एलियाइड पावर यानी कि मित्र राष्ट्र, जिसके अंदर ये देश शामिल थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड इन दोनों ग्रुप के बीच में होता है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर अमेरिका और रूस दोनों एक ही ग्रुप के अंदर हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है ये दोनों एक दूसरे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं? इसके लिए फिर से हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे
1917 में, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, उस टाइम पे रसिया, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ, यहाँ पे समाजवाद नामक एक नई आइडियोलॉजी आई। और इस आइडियोलॉजी का मतलब था कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। तो दुनिया भर में पहली बार ऐसी आइडियोलॉजी आई जो कहता है कि बैंक, फैक्ट्री, जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। अदरवाइज प्राइवेट लोग आएंगे, पैसे वाले लोग, और वो मजदूर किसानों का शोषण करेंगे। इसलिए दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो दुनिया के तमाम देशों से सबसे अलग हुई, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी। 1917 में ही यूएसएसआर के अंदर ये आइडियोलॉजी आ गई, और दुनिया भर के अंदर जो आइडियोलॉजी चल रही थी, जो अमेरिका की आइडियोलॉजी थी, यूएसए की, वो था पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? कैपिटलिज्म। दैट मीन्स जहां पे बैंक, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, यानी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, प्राइवेट लोग खुद चला लेंगे। कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये गवर्नमेंट नहीं, ये प्राइवेट लोग डिसाइड करेंगे। जैसे भारत के अंदर अंबानी, अडानी है ना, ये कैपिटलिस्ट लोग, ये खुद डिसाइड कर ले। तो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है कैपिटलिज्म के अंदर। लेकिन कम्युनिज्म या सोशलिज्म, या हिंदी में कहें तो समाजवाद या साम्यवाद, इसमें प्रमोट किया जाता है पब्लिक सेक्टर को, यानी कि सभी चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ। क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, बैंक, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सब के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल हो। इस तरीके से 1917 से ही यूएसएसआर चाहता था कि दुनिया भर में उसकी आइडियोलॉजी का स्प्रेड हो, यही फैले, समाजवाद फैले। अब अमेरिका चाहता था कि नहीं भाई, पूरी दुनिया में पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म फैले। अब दोनों ही देशों में इसी बात को लेकर मन में तो खटास थी, इसके बावजूद भी ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर साथ थे। अब हम वापिस आ जाते हैं अपने वर्ल्ड वॉर सेकंड वाली स्टोरी पे। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्टार्टिंग जर्मनी के पोलैंड पे अटैक कर देने से हो जाती है 1 सितंबर 1939 को, और ये चलती है 2 सितंबर 1945 तक। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है। अब ये खत्म कैसे होता है? देखिए, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम से अटैक कर दिया जाता है 6 अगस्त और 9 अगस्त। दुनिया इस घटना को भूल नहीं पाती है। जापान के 1.5 लाख लोग उसी टाइम मर जाते हैं, और इस घटना से पूरी दुनिया दहल जाती है। और इससे पहले जो एक्सिस पावर के कंट्रीज थे, जैसे जर्मनी और इटली, ये हार मान चुके थे। जापान हार मानने ही वाला था, इतने में अमेरिका ने एटम बम से अटैक कर दिया, ताकि वो दुनिया भर को दिखा सके कि अमेरिका से पावरफुल और कोई नहीं। और अमेरिका ने ये इसलिए भी किया ताकि वो यूएसएसआर को दिखा सके कि तू मेरे से नीचे है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। और यूएसएसआर और यूएसए की जो तनातनी थी, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे ही देख ली गई थी। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, अमेरिका ने अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया में स्प्रेड करने के लिए एक जिम्मा ठान लिया, दुनिया कैपिटलिज्म को फॉलो करेगी। लेकिन सोवियत संघ, यूएसएसआर भी पीछे नहीं रहा। उसने बोला नहीं, समाजवाद, सोशलिज्म सब जगह फॉलो होना चाहिए, सभी कंट्रीज सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। और इन दोनों ही कंट्रीज ने देखते देखते अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। और इसके बाद जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई स्टार्ट हो, जब इन दोनों देशों ने यह ठान लिया कि जिसके खेमे में जितने ज्यादा देश होंगे वही पावरफुल हो। और यहीं से लड़ाई होती है आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की, यानी कि दुनिया के देशों पे अपनी आइडियोलॉजी थोपने की। और दूसरी बात, जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति, दुनिया के देशों को अपने कब्जे में लेनी। अगर उस देश के अंदर हमारी आइडियोलॉजी चली गई, मान लो समाजवाद चली गई, तो वो सोवियत संघ का ग्रुप का कहलाएगा। और जिस देश के अंदर कैपिटलिज्म चला गया, वो कंट्री यूएसए का ग्रुप का कहलाएगा। और देखते देखते यही हुआ जिसका डर था। पूरा यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक था ईस्ट और नॉर्थ का यूरोप, जो कि सोशलिस्ट बन चुका था और वो सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गया। दूसरा था यूरोप का वेस्ट और साउथ का पार्ट, इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सारे कंट्रीज जो अमेरिका के ग्रुप के बन गए, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म आ गया। और इस तरीके से देखते ही देखते इन दोनों देशों ने ठान लिया कि हम अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इसी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की स्ट्रगल को कोल्ड वॉर के नाम से जाना। अब आपको आया समझ में? कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पूरी दुनिया 2 ग्रुप में डिवाइड हो गई, एक तरफ यूएसएसआर का ग्रुप और दूसरा था यूएसए का ग्रुप, जिसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। अब इसको कोल्ड वॉर क्यों कहा गया? कोल्ड वॉर इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें डायरेक्ट गोले बारूद, बंदूक से लड़ाई नहीं हो रही, ना ही किसी पे अटैक किया जा रहा है, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। क्योंकि इस वॉर के अंदर सामने वाले को नीचा गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसके अगेंस्ट में प्रचार करने के लिए, चाहे जो मर्जी करना पड़े वो किया जा रहा है। कह सकते हैं हम कि कोल्ड वॉर ना ही शांति की कंडीशन है और ना ही पूरे तरीके से वॉर की कंडीशन है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कब कौन किस पे अटैक कर दे और कब वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो। मैंने आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाली स्टोरी के टाइम पे बताया था कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर सेकंड ना होने दे, लेकिन लीग ऑफ नेशन खत्म कर दिया गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड को रोकने में लीग ऑफ नेशन सफल नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया।
जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड जैसे ही खत्म होता है उसके बाद फिर से एक संगठन बना दिया जाता है जिसका नाम था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसका मकसद ये था कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, अब वर्ल्ड वॉर थर्ड ना होने दे। यूएनओ अपने मंसूबे में कामयाब तो हुआ, आज तक वर्ल्ड वॉर थर्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना कमजोर है कि ये अपने आसपास के वॉर को रोक भी नहीं सकता, क्योंकि यूएनओ का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। 5 जो परमानेंट मेंबर है इनके पास वीटो पावर, अगर कोई डिसीजन लेना है तो पांचों मेंबर्स की सहमति जरूरी है। पांचों में से अगर एक ने भी मना कर दिया तो वो डिसीजन रिजेक्ट कर दिया जाए। इसी का फायदा ये पांचों कंट्री अपनाता। अब 5 कंट्री कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। इन पांचों कंट्री के पास परमानेंट मेंबरशिप है और ये पांचों कंट्री अपने वीटो पावर का यूज करते हैं। इस तरीके से कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग तो हो गई, लेकिन ये दोनों देश आपस में आमने सामने से वॉर ना कर एक दूसरे के अगेंस्ट में वॉर कर रहे हैं। स्ट्रगल फॉर पावर चल रहा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, हथियारों के जखीरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर मुझे उससे आगे निकलना है तो यूएसएसआर सोच रहा है कि अमेरिका से ज्यादा बम, हथियार, गोले बारूद बनाना होगा। अब यूएसए सोच रहा है नहीं, यूएसएसआर ज्यादा बनाना होगा। इसी हथियारों के ओर को, वैचारिक संघर्ष, आइडियोलॉजी की वॉर को, जियोपॉलिटिक्स की वॉर को कोल्ड वॉर के नाम से जाना है। बस आपको इतना ध्यान क्लियर है यहाँ पे, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। क्योंकि 1991 में इसलिए खत्म हुआ कोल्ड वॉर क्योंकि सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे बना था, ये आइडियोलॉजी खत्म हो गई, कमजोर हो गई और सोवियत संघ फाइनली टूट गया। इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी की जो ये लड़ाई चल रही थी, इसके अंदर अमेरिका जीत गया। लेकिन ये भी पूरी लंबी कहानी है, इसको सही से समझना। कोई वॉर तो नहीं हुआ इस बीच में, वॉर होने वाला भी था, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट हुआ तो वो टल गया था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब आमने सामने ये दोनों आ गए थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे ऐसा हुआ, वियतनाम वॉर के टाइम पे हुआ, अफगानिस्तान वॉर के टाइम पे ऐसा हुआ ऐसा आमने सामने आए, हार हुई, बट कभी ऐसा बड़ा वॉर नहीं हो पाया जिससे कि वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो जाए। शीत युद्ध पर अलग अलग विचारकों ने अपने विचार दिए। मार्गेंटियो क्या कहते हैं? शीत युद्ध पुरानी शक्ति रणनीति का नवीकरण है, यानी कि द कोल्ड वॉर वाज अ रिन्यूअल ऑफ ओल्ड पावर पॉलिटिक्स। यानी कि जो पुराना तरीका था ना स्ट्रगल फॉर पावर का, शक्ति बढ़ाने का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम मैंने आपको जो बताया, सेम वही तरीका कोल्ड वॉर के अंदर हो रहा है। अब ये दोनों देश यूएसए और यूएसएसआर इस चीज के भूखे हो चुके हैं कि दुनिया भर के अंदर हमें अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना है। अब चाहिए किसी भी कीमत पर करना पड़े, मुझे अपने हथियारों को बेचना है, हथियार को, जखीरों को बढ़ाना है। अब इसके लिए चाहे इनको जो भी करना पड़े, किसी देश पे अटैक करना पड़े, आम लोगों को मारना पड़े, तो वो ये भी करेंगे क्योंकि स्ट्रगल फॉर पावर है। अब दुनिया को अपनी पावर को दिखाना है तो वोट तो करना पड़ेगा। इसलिए मोर्गेंतो यहाँ पे ये कहते हैं। नेक्स्ट क्या? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सेम यही कहा है कि जो शीत युद्ध है, ये जो पुराना तरीका था स्ट्रगल फॉर पावर का, बस ये उसका नया तरीका है, इसको कोल्ड वॉर नाम दे दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें आमने सामने से वॉर नहीं हो रहा, लेकिन दो ग्रुप तो बना हुआ है ना, यूएसए और यूएसएसआर का, जो कि पहले भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी देखा गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड में भी देखा गया, कोल्ड वॉर में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन्होंने भी यही कहा कि जो पुराने तरीके थे शक्ति प्राप्त करने का, यानी कि पावर गेन करने का, बस ये इसका नया रूप है कोल्ड वॉर। क्लियर है? इसके बाद है लुईस हेल। अब ये क्या कहते हैं लुईस हेल के? इनका कहना है कि इन्होंने अपनी बुक, जिसका नाम था द कोल्ड वॉर इज हिस्ट्री 1967, इस बुक के अंदर इन्होंने कहा कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम अलग किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध हो सकता है या भयानक युद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने ये कहा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों ही ग्रुप के पास, चाहे यूएसए हो या यूएसएसआर हो, दोनों के ही पास परमाणु बम है। अगर भूल से भी किसी ने एक पे अटैक कर दिया, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि दूसरे के पास इतने परमाणु बम फिर भी बच जाएंगे कि वो वापिस अटैक कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट जापान पे हमने देखा था। अब तो कई पावरफुल एटम बम्स इन्होंने बना रखे हैं, अटैक करते ही पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1945 के अंदर अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, जापान पे एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, फोड़ फाड़ के उसको। लो भाई, इसके बाद यूएसएसआर पीछे क्यों रुकेगा भाई? इसने भी बना लिया 1949 में। जैसे ही यूएसएसआर ने बनाया, ब्रिटेन ने कहा मैं भी बनाऊंगा, और 1954 के अंदर ब्रिटेन ने भी बना लिया। 1959 के अंदर फ्रांस ने भी बना लिया। अब फ्रांस ने बना लिया तो चाइना के पीछे रहेगा। 1964 के अंदर चाइना ने भी बना लिया। अब ये पांचों कंट्री इतने चालाक निकले, इन्होंने कहा हम पांचों ने बना लिया है। 1967 में इन्होंने कानून बना दिया जिसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है, एनपीटी कहा जाता है। एनपीटी पे जो सिग्नेचर कर देगा वो परमाणु बम नहीं बना सकता, क्योंकि इन पांचों ने कहा कि अब जो एटम बम बनाएंगे तो दुनिया को खतरा हो सकता है इससे, अब कोई नहीं बनाएगा। बड़े तेज है भाई, जब इन पांचों ने बनाया तो खतरा नहीं था, अब और कोई देश बनाएगा तो उससे खतरा है। बहुत चालाक थे ये। भारत ने इसके ऊपर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, हम तो नहीं करेंगे सिग्नेचर भाई, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब हुआ क्या? 1974 के अंदर भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी के द्वारा टेस्ट किया भी गया
और हमने परमाणु बम का उस टाइम अच्छे से टेस्ट भी कर लिया। अमेरिका बोलता रहा, भोगता रहा, हमने किसी की नहीं सुनी। तो फाइनली 1998 के अंदर 11 मई का दिन था, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत ने एटम टेस्ट किया और उसमें हम पास भी हो। इस तरीके से भारत ने भी एटम बम्स बना लिया। आज भारत के पास परमाणु बम है और भारत अपनी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और यही चीज कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर कर रहे थे, जो कि लुइस फुल्के के द्वारा कहा गया। क्लियर है? एंड इसके बाद क्या है, शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पे शीत युद्ध के बाद, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए, शीत युद्ध के दौरान हो क्या रहा था कि यूएसए से आगे निकलने के लिए यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी का ज्यादातर पैसा हथियारों पे खर्च कर रहा था। और हथियारों पे खर्च करने की वजह से जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है पूरी बर्बाद हो गई। और मोस्टली कंट्री को ये लगने लग गया, जो यूएसएसआर के सपोर्टर थे, जहां पे सोशलिज्म था, कि भाई देखो इस आइडियोलॉजी में कुछ भी नहीं रखा, खत्म आइडियोलॉजी है ये, इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। और देखते ही देखते 1991 में 25 दिसंबर का दिन था 1991 को, सोवियत संघ जो कि 15 स्टेट को मिला के बना हुआ था, ये 15 के 15 अलग हो गए। सोवियत संघ यूएसएसआर जिसको कहा जाता था, उसका एक पार्ट निकल कर आया, जिसको आज हम रसिया यानी कि रूस कहते हैं। रूस को ही पहले यूएसएसआर कहा जाता। अब इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, दुनिया भर के ऊपर जो दो आइडियोलॉजी चल रही थी, सोवियत संघ की आइडियोलॉजी सोशलिज्म, समाजवाद की, इसमें समाज में समानता लाने की बात की जाती है, सभी चीजों पे सरकार का कंट्रोल हो इसकी बात की जाती है। और उस देश के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। और इसके ठीक जो अपोजिट आइडियोलॉजी है वो थी कैपिटलिज्म, अमेरिका वाली आइडियोलॉजी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ टूटा, दुनिया भर के अंदर एक ही आइडियोलॉजी बची, वो है कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से, इसके पतन से, दुनिया भर के कंट्री जहां जहां पे भी समाजवाद था, उनको गहरा सदमा लगा, धक्का लगा। क्योंकि सोवियत संघ जहां पे सबसे पहले सोशलिज्म आया, वहीं पे नहीं रहा, तो दुनिया के तमाम देशों के अंदर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है दुनिया के तमाम देशों। तो कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। अब वो क्या क्या इंपैक्ट पड़े, सारे प्रभाव आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स में बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाया गया था, ताकि वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरह वर्ल्ड वॉर थर्ड ना हो। और जब से यूएनओ बनाए आज तक वर्ल्ड वॉर थर्ड हुआ नहीं। और अगर हो भी जाए तो यूएनओ कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यूएनओ के पास इतनी पावर ही नहीं है। और जो इसके परमानेंट मेंबर है वो यूएनओ में रिफॉर्म करना चाहते ही नहीं है, जिस वजह से ये दिक्कत चल रही है। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद दुनिया के देशों को लग गया, भाई देखो अब सिक्योरिटी सबसे बड़ा मामला है, युद्ध बुद्ध में नहीं पड़ना है, हमें सिक्योर रखना है अपने आप को और आस पड़ोस के देशों को। तो शीत युद्ध का दुनिया भर के राजनीति पे जो इम्पैक्ट पड़ा, अब मैं आपको वो एक एक करके पॉइंट्स में बताता हूँ। पहला पॉइंट है एंड ऑफ बाइपोलरिटी, यानी कि ध्रुवीयता का अंत। दुनिया भर में जो बाइपोलर सिस्टम चल रहा था, एक तरफ यूएसए का, दूसरी तरफ यूएसएसआर का, अब इसका एंड हो गया। अब दुनिया में एक ही पावरफुल कंट्री बची, वो अमेरिका यानी कि यूएसए। इसका हेजीमनी पूरी दुनिया पे स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये इसका पहला इंपैक्ट निकल कर आया, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठने लग गए। देखिए, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग 1945 में ही हो गई थी और भारत को आजादी 1947 में मिली, श्रीलंका को आजादी 1948 में मिली, म्यांमार भी आजाद हुआ 1949, म्यांमार को भी आजादी मिली 1949 में। देखते ही देखते 1945 से लेकर दुनिया में लगभग 100 कंट्री आजाद हुई और इन कंट्रीज में भारत भी था। और जिनको नई नई आजादी मिली है अभी, और वो अगर दोनों में से किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, मान लो वो अमेरिका वाले ग्रुप में ज्वाइन हो गए, यूएसए वाले ग्रुप, तो यूएसएसआर से दुश्मनी हो जाएगी। और अगर यूएसएसआर में शामिल हो गए तो यूएसए से दुश्मनी हो जाती। और ये कंट्री अभी नए नए आजाद हुए हैं, इनको तो भाई दोनों से बटोरना है, यूएसए से भी हेल्प लेना है, यूएसएसआर से भी हेल्प लेना है। इसी वजह से क्या किया इन्होंने बोला कि हम किसी में शामिल नहीं होंगे, ना यूएसए में और ना ही यूएसएसआर में। और इन्होंने एक अपना संगठन बना लिया जिसका नाम था नेम, नॉन रिलाइज मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुटों से अलग रहकर सही को सही और हम गलत को गलत कहें। और इस तरीके से स्टार्टिंग में सिर्फ 20 मेंबर थे, आज इसके अंदर 120 मेंबर हो। गुट निरपेक्ष बना इसलिए था ताकि दोनों ग्रुप आपस में लड़े ना, झगड़े ना, उसको रोकने के लिए। अगर कोल्ड वॉर काफी एक्सट्रीम हो रहा हो तो उसकी एक्सट्रीमिस्ट को, यानी कि अगर वो उग्र हो रहा हो तो उसकी उग्रता को कम करने के लिए कोल्ड वॉर को बनाया गया था। कोल्ड वॉर जब चल रहा था उस टाइम पे ये बना था। लेकिन जैसे ही 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद ये सवाल उठने लग गए कि अब गुट निरपेक्ष का क्या ही काम है, इसको खत्म कर दो, बंद कर दो, खत्म, इसका कोई काम नहीं है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, उस टाइम की रिक्वायरमेंट अलग थी और आज की रिक्वायरमेंट अलग है। उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी दोनों ग्रुप के अंदर शांति बना के रखना। आज की रिक्वायरमेंट क्या है, आतंकवाद से निपटना, महामारी से निपटना, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, गरीबी, वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी महामारी हो गई। तो आज ऐसी बीमारी है, महामारी है, आज ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है जिससे निपटने के लिए कोई एक कंट्री अकेला काबिल नहीं है। इसलिए सभी देश अगर मिल के साथ देंगे तो उसे निपटा जा सकता है। इसलिए गुट निरपेक्ष आज की प्रॉब्लम के लिए बनी हुई है।
क्योंकि आज जो प्रॉब्लम है वो आज सभी देशों के लिए है, इसलिए आज भी इसका बना रहना प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, और आज भी ये बना हुआ है। गुड रिपेक्सता को 1961 में बनाया गया था। बांडुंग सम्मेलन, जो कि बांडुंग यूगोस्लाविया की कैपिटल है, वहां पे इसका ऑफिशियली एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके अंदर भारत के जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारा पैक्स अमेरिकाना। अब पैक्स अमेरिकाना का मतलब क्या है? इसको हम सेकंड वर्ड में पीस एग्रीमेंट भी कहते हैं या पीस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। देखिए हुआ क्या, जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, अमेरिका ये समझ चुका था, क्योंकि वियतनाम वॉर के अंदर इसके सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। अब इसको ये लगा कि देखिए अभी कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, अब हम ऐसा कोई वॉर नहीं करेंगे, हम शांति की बात करेंगे। और इसीलिए इस पॉलिसी के तहत, पैक्स अमेरिकाना की पॉलिसी के तहत, अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या जिस कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हुई उस कंट्री को इसने हेल्प देना स्टार्ट किया और शांति की इसने बात करनी स्टार्ट की। इसी पॉलिसी को पैक्स अमेरिकाना कहते हैं। जब इसने शांति की बात करनी स्टार्ट करी, पीसनेस की, सिक्योरिटी की, वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? WTO को बनाया गया। देखिए 1 जनवरी 1945 को पूरी दुनिया के लिए व्यापार करने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, युद्ध को नहीं, युद्ध तो अभी झेल चुके हैं, तो व्यापार यानी ट्रेड एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया के देशों को एक साथ लाने के लिए एक ऐसा मंच बनाएगा जिसको नाम दिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। 1 जनवरी 1995 को इसको बनाया गया ताकि दुनिया भर के अंदर वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट किया जा सके और आपस में देश मिलकर किसी को रोके टोके ना। अगर मेरे पास जो माल है वो मैं दूसरे देश के पास जाके बेच सकूं और जो उसके पास वो मेरे देश के अंदर जाके बेच सके। कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ, यानी कोई रोक टोक ना हो, कोई लाइसेंस ना हो, हम व्यापार कर सके, ये कहा गया। और भारत ने भी इसके तहत 1991 में ही रिफॉर्म कर लिया था। जैसे ही सोवियत संघ टूटा, भारत को समझ में हमें अपनी पॉलिसी में चेंज करना हो, और भारत ने भी 1991 में LPG को अपना लिया, लिबरलाइजेशन, यानी कि हमें अब दरवाजे खोलने होंगे दुनिया के तमाम कंपनीज के लिए, क्योंकि 1991 से पहले तक हमारे कंट्री में ज्यादातर जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, क्योंकि भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ये सोशलिज्म से काफी प्रभावित थे। इसलिए भारत की ज्यादातर जो पॉलिसी है ये सोशलिज्म से काफी इंपैक्टेड थी। इसलिए जो गवर्नमेंट सेक्टर में था उनको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। लगभग 18 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनको प्राइवेट सेक्टर में दिया गया उस टाइम पे, लिबरलाइजेशन की वजह से, एंड प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया उनका, यानी कि प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया गया, और ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि भारत दुनिया के तमाम देशों से अब व्यापार कर सकता है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के तमाम देशों के साथ जोड़ दी गई, व्यापार में लेन देन होगा बिना किसी रोक टोक। LPG को अपना लिया गया और यही तमाम देशों ने भी किया, और इसी टाइम पे भारत भी WTO का मेंबर बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाभिकीय हथियारों पर प्रतिबंध, यानी कि बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका और USSR को दुनिया ने देख लिया था, अब एटम बम्स के ऊपर बैन लगाने की बात की गई। जैसे 1963 में कानून बनाया गया, 1967 में एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इस तरीके से कई सारे एग्रीमेंट करवाए गए देशों के बीच में ताकि कोई अब एटम बम्स का टेस्ट ना करे। बट ये जितने भी एग्रीमेंट बने हैं इनकी धज्जियां उड़ा दी गई, क्योंकि जो इस पे सिग्नेचर करता या ना भी करता तो वो एटम बम का टेस्ट जरूर करता। अब कोई करे भी क्यों ना। अब देखिए जिनके पास है, अब वो तो यही बोलेंगे भाई कि आप कोई टेस्ट मत करो। अब मान लो जिसके पास नहीं है और उसके पड़ोसी देशों के पास एटम बम्स है, तो सोचो उसको कितना खतरा है, कितने प्रेशर में है वो। इसलिए वो भी चाहता है कि मैं भी एक एटम बम का टेस्ट करूं और मेरे पास भी परमाणु बम हो, ताकि जब आजू बाजू वाला कंट्री बोले तो उसका मुंह बंद कर सको, तभी बैलेंस ऑफ पावर बना रह सकता है। इसको बैलेंस ऑफ पावर BOP कहा जाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार इवैल्यूएशन में कहा जा सकता है कि शीत युद्ध का प्रभाव व्यापक और गहरा पड़ा पूरी दुनिया पर, काफी डीपली इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान काफी नुकसान भी हुआ। ऐसा नहीं कि फायदे ही फायदे थे, नुकसान काफी हुए इस टाइम। फायदे ये कह सकते हो कि देशों को अब समझ में आने लग गया कि हथियारों पे सोवियत संघ की तरह गलती नहीं करना खर्च करके, हमें इकोनॉमी पे खर्च करना हो। सोवियत संघ ने यही गलती किया, टूट गया, इकोनॉमी संभल नहीं पाई, कमजोर हो गया। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन तीनों चीजों पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज का जो इंपैक्ट है वो डेवलपिंग कंट्री पे ज्यादा पड़ा, और इसका इन चीजों पे ज्यादा इंपैक्ट, राजनीति पे, संस्कृति पे और धर्म। नाभिकीय हथियारों पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई और हुआ भी, और फाइनली जीत कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को ही समाजवाद यानी कि सोशलिज्म पार किया। तो दुनिया भर के देशों ने कैपिटलिज्म को अपना लिया। सोवियत संघ से निकला रूस, इसने खुद कैपिटलिज्म को अपनाया, और यहाँ पे आज भी कैपिटलिज्म है, क्योंकि व्यापार तो होता है। अब वो बात अलग है कि जो पुतिन है वो वहां का राष्ट्रपति बना हुआ है और 2035 तक रहेगा, और ना जाने कब तक रहेगा, क्योंकि वो संविधान में चेंज भी कर सकता है, ये उसकी मर्जी। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि कोल्ड वॉर एक ऐसे किस्म का वॉर था तो ना ही शांति का था और ना ही पूरे तरीके से युद्ध का कंडीशन था। शीत युद्ध के दौरान ऐसे कई छोटे मोटे घटनाएं होते रहे, और इन दोनों देशों ने, USA और USSR ने, कोई कमी नहीं छोड़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए, और एक दूसरे से पावरफुल बनने के लिए। जहां जहां पे भी लगा ये वहां पे शामिल हुए। जैसे क्यूबा मिसाइल संकट की बात आई, वहां पे भी ये झगड़ पड़े। कोरिया का वॉर हुआ, वहां भी झगड़ पड़े।
वियतनाम का वॉर हुआ, वहां पे दोनों आपस में आगे लड़ पड़े। अफगानिस्तान का वॉर हुआ, वहां पे भी आके लड़ पड़े। तो जहां जहां भी इनका मसला नहीं था वहां भी आ गए, ताकि ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा सके, कमजोर कर सके। और इसी कमजोर करने की लड़ाई को कोल्ड वॉर के नाम से जाना गया। तो ये थी हमारी शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कहानी। तो इस प्रकार कोल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर का दुनिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। आई होप आपको इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। रंग भेद को समाप्त करने में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको ANC के नाम से जाना जाता है, इसकी भूमिका के बारे में बताइए। यानी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इन एंडिंग अपार्थाइड। आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो चीज बताना है। सबसे पहले, अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद की पॉलिसी लाई गई थी, जिसके अंदर व्हाइट और नॉन व्हाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, वो डिस्क्रिमिनेशन कब और क्यों किया गया, और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में ANC एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसका क्या रोल रहा है। इन दोनों चीजों के बारे में आपको इस एक सिंगल क्वेश्चन में बताना है। चलिए पहले हम बात करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन की। रंग भेद या इंग्लिश में कहे तो अपार्थाइड, इसका सिंपल मतलब होता है जब किसी के साथ भी रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा हो। और यही चीज किया जा रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर। और ये आम लेवल पे नहीं था, कानून बनाकर सिस्टम बना दिया गया था कि जो गैर श्वेत है, दैट मीन जो नॉन व्हाइट है, जो काले लोग हैं, इनको अलग रहना है। ये गोरों में टच भी नहीं हो सकते। अनटचेबिलिटी जैसी और कई सारे राइट से इनको अलग कर दिया गया था। काले और गोरों के बीच में कानून बनाकर इस तरीके से भेदभाव पूरी दुनिया में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया गया। यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा सताया भी गया। इस भेदभाव की नीति को ही अपार्थाइड की पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका के अंदर 1948 के अंदर नेशनल पार्टी की सरकार बनती है। इसके द्वारा गोरे और काले के बीच में भेदभाव किया जाता है। लेकिन इसी बीच में ANC का कंट्रीब्यूशन रहा। अब ANC क्या है? देखिए, अफ्रीका के अंदर जैसे भारत के अंदर BJP कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है ना, सेम इसी तरीके से अफ्रीका की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको ANC के नाम से जाना जाता है। और ANC के जो मेन लीडर थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा ही इस पूरे आंदोलन को चलाया जा रहा था, जो काले और गोरे के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, इसको खत्म करवाने के लिए। और फाइनली इस पॉलिटिकल पार्टी को 8 जनवरी 1912 यानी कि 1912 में ही बना लिया गया था, ताकि लंबे टाइम से जो ये रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें सफलता जल्दी मिले। काले और गोरे के बीच में ये जो भेदभाव हो रहा है, ये देखो यूरोपियन कंट्रीज की सब कुछ देन है। आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका को यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पहले फ्रांस ने, उसके बाद ब्रिटेन ने, एक एक करके ये कंट्री आते, इनको गुलाम बनाते और इसी के साथ ही यूरोपियन लोग यहाँ आकर बस जाते, क्योंकि देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल इनको मिल जाता। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कोयले के खान के अंदर हीरे में मिल जाते। तो अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका अपनाया इन यूरोपियन कंट्रीज ने। वहां पे जाकर लूटो भी, बस भी जाओ और लोगों को इस तरीके से तोड़ डालो कि वो आपस में लड़ते रहे। आप जरा खुद सोचिए, जो ये अफ्रीका में कर रहे थे, यही सेम चीज ये इंडिया में आकर करते हैं। अफ्रीका के तरह ही काले गोरों में तो नहीं, भारत के अंदर ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाने में सफल हो गए, जिसके वजह से 1947 का जो पार्टीशन हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ अंग्रेजों का भी था। तो इस तरीके से जो अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड की पॉलिसी लेकर आई गई, काले और गोरे में जो भेदभाव किया गया, इसमें अंग्रेजों का ही सबसे बड़ा हाथ था। वो यही कहा करते थे, हम गोरे चमड़ी वाले हैं, हमें तो सबसे ज्यादा नॉलेज है, काले लोगों से दूर रहना है, ये असभ्य लोग हैं, ये सिविलाइज्ड नहीं है, इनको खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं, ये गंदगी में रहते हैं। इस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया करते थे, उनकी इंसल्ट किया करते थे। वो यही सेम काम जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां जाके करते। और साउथ अफ्रीका में ये बहुत ज्यादा हो चुका था। इन गोरे लोगों को काले लोगों से इतनी नफरत हो गई थी कि उनको टच भी नहीं करते थे। उनकी परछाई भी अगर इनके पास आ जाए तो इनको नहाना पड़ जाता था। और इन गोरे चमड़ी वाले लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया था कि काले लोगों से दूर ही रहना है भाई, वरना अछूत हो जाओगे। अनटचेबिलिटी जैसा माहौल क्रिएट कर दिया था साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर हुआ आंदोलन। अब भाई कौन कब तक झेलते रहेगा? जब देश की सरकार ही ऐसा करने लग जाएगी तो जनता तो रोड पे खड़ी हो गई। और फाइनली नेल्सन मंडेला, जो कि एसोएट दैट मींस नॉन व्हाइट की कैटेगरी में से आते हैं, जिन्होंने इस आंदोलन का बेड़ा उठाया और अंत में जाके 1994 में साउथ अफ्रीका को इससे छुटकारा मिली और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब ये पूरी कहानी हम समझते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में ये जो रंगभेद विरोधी आंदोलन हुआ, ये किस तरीके से होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना होगा। देखिए, 20वीं सेंचुरी में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के रूप में ये रंगभेद का आंदोलन ही चलाया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। पूरी दुनिया में और भी कई आंदोलन चल रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका जो आंदोलन था काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव इसको खत्म करना, क्योंकि आप देखोगे तो सारे अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के पास थे, जो काले लोग हैं इनको अधिकारों से भी अलग कर दिया था। तो इस तरीके से नॉन व्हाइट और व्हाइट में डिस्क्रिमिनेट करना, सोसाइटी को पूरा डिवाइड कर देना, ये सबसे गलत आदत थी इन अंग्रेजों की। ये जहां भी जाते ये फूटी डाल देते। तो समानता के अधिकार के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए इन्होंने अफ्रीका के अंदर आवाज उठाई। और नेल्सन मंडेला, जो कि पेशे से भी एक वकील थे, एक एडवोकेट थे, इन्होंने ठान लिया था कि मुझे अपार्थाइड की पॉलिसी को खत्म करना है, लड़ाई लड़ना पड़े, खून बहाना पड़े, लेकिन काले और गोरे के बीच में ये जो भेदभाव चल रहा है इसको खत्म करना है। इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया लोगों के लिए, जो एसोएट हैं, जो नॉन व्हाइट कैटेगरी में आते हैं, इनके लिए वो ये लड़ते भी रहे। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो,
नेल्सन मंडेला जी को। एंड इसके बाद क्या हुआ, पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर ये प्रचार किया गया नेल्सन मंडेला के द्वारा और ANC के द्वारा, कोई भी रंग भेद के कानून को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कानून बनाकर ये कह दिया गया था काले लोग अलग रहेंगे और गोरे लोग अलग रहेंगे, गोरों को ये मिलेगा, कालों को ये नहीं मिलेगा। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा था, लोगों से ये साफ शब्दों में कह दिया गया कि कोई भी इस कानून को फॉलो नहीं करेगा। इस लॉ को मानने से सभी लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं मानते, और इन सब की आवाज नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। लेकिन सरकार को ये पचा नहीं, सरकार ने क्या किया, नेल्सन मंडेला को उठाया, कई सारे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन पे गोलियां चला दी और नेल्सन मंडेला को 27 सालों तक जेल में बंद करके रखा। देखिए, सच्चाई को आप कुछ समय के लिए छुपा जरूर सकते हो, लेकिन आप हरा नहीं सकते, और वही हुआ। अश्वेत कैटेगरी के रूप में जो नेल्सन मंडेला आते थे 27 साल के बाद जब ये छूटे, उस टाइम पे साउथ अफ्रीका को आजादी दिलाने में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ गोरे लोगों से। रंग भेद को समाप्त करने में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ANC की क्या भूमिका है, जो क्वेश्चन में पूछा भी गया है आपसे। चलिए पहले एक बार हम इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए, ANC ने क्या किया, रंग भेद की नीतियों के खिलाफ लंबे समय से जो आवाज उठी आ रही थी, इसको और जोर से उठाया ताकि लोगों का सपोर्ट मिले। अगर 4 लोग बोल रहे हैं तो क्या पता कम लोगों तक बात पहुंचेगी। अब यही सेम चीज सारे लोग मिलकर एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार के कानून में बात पहुंच जाएगी और सिस्टम हिल जाएगी। और यही हुआ नेल्सन मंडेला यानी कि ANC के द्वारा जो किया गया। अब इन्होंने क्या क्या किया, एक एक करके आपको मैं सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। ANC के द्वारा जो काम किए गए, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, अब आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स में ही आंसर एग्जाम में भी लिख देने हैं। सबसे पहला पॉइंट, जन जागरूकता और शिक्षा यानी कि पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब इनको यही लगा कि ये काले लोगों और गोरे लोगों में जो भेदभाव कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, काले लोग यानी कि जो नॉन व्हाइट की कैटेगरी में आते हैं, इनका जो फंडामेंटल नीड्स है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे घर, कपड़ा, मकान, रोटी, घर हो गया, बेसिक एजुकेशन हो गई, ये भी पूरा नहीं हो पा रहा। इन्होंने स्टार्टिंग से ही जोर दिया कि अब सबको पढ़ना होगा, अपने अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और देखते ही देखते ANC ने पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो लेबर मजदूर हो या हाउस वाइफ हो, बच्चे हो, बूढ़ो हो, सबको ये बताया कि किस तरीके से गोरे लोग हमारे देश में आकर हम पे ही राज कर रहे हैं। और पूरे देश के लोग खड़े हुए और नेल्सन मंडेला का साथ दिया। ANC ने लोगों के अंदर जुनून जगा दी, सीने में आग लगा दी, और यही काम नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में किया जा रहा था ANC के द्वारा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और विरोध, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोटेस्ट। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो चल रहा था अपार्थाइड की पॉलिसी, काले गोरे में भेदभाव, ये साल 2 साल से नहीं चल रहा था। आप देखोगे तो 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो वो साउथ अफ्रीका से ही वापस आए थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए थे इसलिए ताकि काले और गोरे के बीच में ये जो भेदभाव चल रहा है उसके अगेंस्ट में ये आवाज उठाए, और इसका सपोर्ट भी मिला। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी को सबसे पहली सफलता या दुनिया भर में जो पहचान है, ये साउथ अफ्रीका से ही मिली थी। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने आवाज उठाई अपार्थाइड के अगेंस्ट में, इसका लोगों ने बहुत जोर से समर्थन किया और काफी हद तक अंग्रेजों की नींव तक हिला दी गांधी जी ने। और गांधी जी की सिद्धांतों पे ही साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों ने उस टाइम ठान लिया था कि देखिए, हमें शांति पे चलते हुए हमें विरोध करना है। तो गांधी जी की इस प्रिंसिपल को साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला ने अपनाया, क्योंकि वो काफी प्रभावित थे गांधी जी से, और दुनिया भर के लोगों को ये मैसेज दिया कि साउथ अफ्रीका के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी खून खराबे के हम इस रंगभेद के खिलाफ विरोध करेंगे, कर रहे हैं, और सफलता मिलेगी। और फाइनली सफलता यानी कि सक्सेस भी मिली, और 1994 में साउथ अफ्रीका को इससे छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दबाव और बातचीत, पॉलिटिकल प्रेशर एंड नेगोशिएशंस। देखिए, ये बहुत जरूरी है। लोगों के द्वारा पॉलिटिकल रूप से प्रेशर बनाया गया और नेगोशिएशन किया गया गवर्नमेंट से बातचीत कर कर। गोरी चमड़े वाली गवर्नमेंट को यह बताया गया कि अब तक तो तुम राज करते आ रहे थे, अब तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। लोग खड़े हो चुके हैं रंगभेद के खिलाफ। इसका सबसे ज्यादा फायदा नेल्सन मंडेला और ANC को मिला, क्योंकि ANC ही ये सब कुछ करवा रही थी। और फाइनली पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक टाइम पे इनको छोड़ना ही पड़ा देश, और 1994 में फाइनली साउथ अफ्रीका को आजादी मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय अभियान यानी कि इंटरनेशनल कैंपेन। देखिए, हुआ क्या, ये नेशनल लेवल पे आंदोलन तो चला ही रहे थे। अब नेल्सन मंडेला और ANC को ये लगा क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि अलग अलग देशों के द्वारा भी दबाव बनाया जाए, ताकि अफ्रीकन लोगों का और बाहर के देशों का दबाव इतना प्रेशर हो जाएगा, अपने आप ही पागलों को छोड़कर भाग जाएंगे। और यही हुआ। साउथ अफ्रीका के सपोर्ट में दुनिया के तमाम कंट्री आ गए। इवन भारत ने भी इसका काफी विरोध किया, जो ये अंग्रेज कर रहे थे काले और गोरे के बीच में भेदभाव। क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका के अंदर ये नहीं बोलते तो कल ये हमारे देश के अंदर आकर अगर ऐसा करते तो साउथ अफ्रीका और तमाम कंट्री हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होते। इसलिए साउथ अफ्रीका को लोगों से सपोर्ट भी मिला, और साउथ अफ्रीका से जो भी कंट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे या पॉलिटिकल रूप से रिलेशन बनाते थे, इन सबको बंद कर दिया गया। जब तक गोरी चमड़ी वाली सरकार छोड़ के नहीं जाएगी साउथ अफ्रीका को, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे साउथ अफ्रीका से। और फाइनली इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे करके गोरी चमड़ी वाली जो गवर्नमेंट है, इसकी गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो गई, 1994 में भागना ही पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सशस्त्र संघर्ष, दैट मींस आर्म्ड फोर्स। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से तो ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब इनको ये लगा कि गांधी जी की बातों को तुम फॉलो कर रहे थे, लेकिन टाइम चेंज हो चुका है। अब 1961 तक आते आते क्या हुआ, अब लगा वो अगर उधर से मारकाट कर रहे हैं, अगर वो उधर से मार रहे हैं, हम कब तक शांत रहेंगे। फाइनली 16 दिसंबर
1961 को एएनसी के द्वारा अलग से एक आर्म फोर्स बना दिया गया जिसका नाम था उमखोंटे बेसिजुए, जिसको एमके शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था। ये एएनसी की ही एक ब्रांच थी जिसका काम था आर्म फोर्स के रूप में मार काट करना अगर जहां पे जरूरत पड़े, और गोरे चमड़ी वाले लोगों के इन्होंने छक्के छोड़ा दिए। लगता है कि जहां पे बातों से बात नहीं बनेगी वहां पे ये बंदूक उठा लेते, और यही करना पड़ा। और गोरे चमड़े वाले लोगों को ये समझ में आ गया अब भाई ये एएनसी नहीं मानेंगे, ये हमारे नाक पे दम करके ही रहेंगे। और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका को आजादी मिली। तो ये रहा कंट्रीब्यूशन एएनसी का। लेकिन रंग भेद विरोधी आंदोलन के आउटकम भी निकले, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का। अब आपको ये मूवमेंट के बारे में बताना है, इसके जो परिणाम निकले। इसका सबसे पहला परिणाम ये निकला कि रंग भेद की जो पॉलिसी है, अभी तक जो भी एक्टिविटी की जा रही थी, जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए एएनसी के द्वारा जो किए गए, फाइनली हुआ क्या कि 1990 में जो अंग्रेज राष्ट्रपति था साउथ अफ्रीका के अंदर FWD क्लार्क, इसने 27 साल के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद रंगभेद की पॉलिसी जब बातचीत हुई, फाइनली इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया। और इस तरीके से 1994 में जब साउथ अफ्रीका के अंदर इलेक्शन करवाया गया, फाइनली नेल्सन मंडेला यहाँ के हीरो बन के निकले और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट या नॉन व्हाइट प्रेसिडेंट बनते हैं ये साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला को आज इसलिए भी याद किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक प्रतिबंध, इकोनॉमिक सैंक्शंस। रंगभेद विरोधी आंदोलन के कारण साउथ अफ्रीका के ऊपर काफी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए गए थे। मैंने अभी आपको पहले बताया ना, सभी देशों ने रिलेशन बंद कर दिए थे अपने साउथ अफ्रीका से। लेकिन इस सैंक्शन का या इस प्रतिबंध या इस रेस्ट्रिक्शन का नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है, साउथ अफ्रीका के जो गुड्स एंड सर्विसेज है या जो इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ बंद हो जाती है। यहाँ पे ना ही कोई इन्वेस्ट करने आ रहा था और ना ही साउथ अफ्रीका के जो गुड्स है या सर्विसेज है इनको कोई परचेज कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पे जो बेरोजगारी दर है ये काफी बढ़ते जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था यहाँ पे। तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय एकजुटता, इंटरनेशनल सोलिडेरिटी। आप देखोगे चाहे नेम की बात हो, नॉन रिलायंस मूवमेंट की, गुट निरपेक्षता के अंदर साउथ अफ्रीका कई कंट्रीज ने अपना योगदान दिया और इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट भी मिला। आप देखोगे तो नॉर्मली साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन लोग हैं, उनकी चमड़ी थोड़ी ब्राउनिश में या थोड़ा ब्लैकिश में ही होता है। इसके आधार पे उनके साथ भेदभाव करना, यानी कि वो नॉन व्हाइट की कैटेगरी में आता है, इस आधार पे क्या उसमें दिमाग नहीं है, क्या वो उस लायक नहीं है, क्या उसको जीने का हक नहीं है, ऐसे ऐसे बातें कहकर दुनिया भर के अंदर जागरूकता फैलाई गई ताकि लोगों का सपोर्ट भी मिले। और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा। मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स की बात की गई, पूरी दुनिया भर में कहा गया काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आप देखोगे तो 10 दिसंबर 1948 को पूरी दुनिया भर के लिए एक यूनिवर्सल राइट्स की डिक्लेरेशन किया गया यूएनओ के द्वारा, सार्वभौमिक अधिकार का। उसमें ये साफ शब्दों में कहा गया था काले और गोरे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसका जैसा रंग है वो इंसानों की देन नहीं है, वो तो नेचर की देन है, वो तो भगवान की देन है। तो जिसका जैसा रंग है उसको एक्सेप्ट करो। तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ये साफ शब्दों में कहा गया। तो इस प्रकार कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि 1994 में फाइनली इस लंबे लड़ाई की समाप्ति होती है और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जैसे ये प्रेसिडेंट बनते हैं उसके बाद से जो अपार्थाइड की पॉलिसी खत्म कर दी गई और रंगभेद के खिलाफ जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सबको सजा भी दी गई। फाइनली रंगभेद से छुटकारा मिल गया साउथ अफ्रीकन के लोगों को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल आपदा और उसके प्रभाव क्या, यानी कि व्हाट वाज द भोपाल डिजास्टर एंड इट्स इफेक्ट्स। आपको इस पूरे क्वेश्चन में 2 चीज बताना है। भोपाल कांड यानी भोपाल आपदा का क्या मतलब है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, इन दोनों चीजों को बताना है। भोपाल आपदा इसको क्यों कहा जाता है, आखिर भोपाल कांड क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। देखिए हुआ क्या, 2-3 दिसंबर 1984 को आधी रात में ही क्या हुआ, भोपाल शहर जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल में यूनाइटेड कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर कीटनाशक संयंत्र यानी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे। और इस कंपनी या इस फैक्ट्री में से जो यहाँ पे मशीनें वगैरह रखी हुई थी उसमें से अचानक से मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी एक जहरीली गैस निकलने लग गई। और अचानक से आधी रात में जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज होनी स्टार्ट हुई उससे 12,000 लोगों की मौत हो गई। इसी घटना को भोपाल आपदा या भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस एक घटना ने पूरे भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ो पूरे देश को अंदर से हिला दिया। इस घटना में आगे क्या हुआ अभी हम ये तो समझेंगे। तो पहले आपको सिंपल इतना ही बताना है कि भोपाल में ही ये कांड हुआ, इसलिए इसको भोपाल गैस कांड कहते हैं। अब गैस के लीक हो जाने की वजह से हेल्थ पे लोगों का काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जिससे लोगों की मौत भी हो गई और कई सालों तक लोग इससे इंपैक्टेड भी रहे। अब हम बात करते हैं भोपाल आपदा और भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है, ये घटना कैसे घटी थी। तो भोपाल डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी इंसिडेंट कब कैसे क्या हुआ ये समझते हैं। ये चीज अभी हमने डिस्कस किया कि 2-3 दिसंबर 1984 को आधी रात का ही टाइम हो रहा था और इसी टाइम पे यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी के कारखाने में एक फैक्ट्री थी, मिथाइल नामक एक गैस बहुत तेजी से निकलनी स्टार्ट हो गई और इतनी तेजी से ये गैस रिलीज हो रहा था जिसके वजह से 15,000 लोगों की जान चली गई।
और कई लोग तो शारीरिक रूप से भी अपंग हो गए, डिसेबल्ड हो गए, और कई सालों तक जो बच्चे पैदा होते या तो वो अंधे हो जाते या उनके शरीर में कोई कमी निकल जाती, वो डिसेबल्ड बन जाते हैं। इस तरीके से आप इस इमेज में देखिए, आप जब लोगों की जान गई, बच्चे बूढ़े जवान सब इसके अंदर मारे गए और काफी नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ा पूरी सोसाइटी पे। आप इस इमेज में देखिए, मिट्टी हटाने के बाद इस बच्चे का सिर्फ फेस दिख रहा है, बाकी सब कुछ नष्ट हो चुका है, क्योंकि गैस इतनी जहरीली थी कि लोग इसको झेल नहीं पाए। अचानक से लोग उसी टाइम पे मर गए। इसके बारे में कई वेब सीरीज मूवीज भी बनी हुई है, आपने देखा भी होगा कि कब कैसे क्या कांड हुआ था। अब हम ये बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। कांड तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये कांड हुआ था, ये कंपनी थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। देखिए, सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पूरे भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर डर का माहौल बना हुआ था। सेम इसी की तरह एक कांड और हुआ था, चेरनोबिल कांड, आपने सुना हो तो। चेरनोबिल के अंदर भी परमाणु रिएक्टर जैसी जो कांड हुई, उसमें भी ऐसी घटना होने जा रही थी, लेकिन भोपाल के कांड से पूरी दुनिया ने सीख ली, क्योंकि इस टाइम पे डर का माहौल भी बन गया था और जितनी भी फैमिलीज थी उन्होंने अपने कई सारे ऐसे, किसी ने अपने पापा को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने छोटे बच्चों को खो दिया था। और इस कांड ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया था, दहला दिया था। फिर जाके सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट जैसे मामले उठकर आए और सरकारों से डिमांड की गई कि अगर ऐसा केस दोबारा होता है तो इस केस में लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, उनके घर वालों को कौन देखेगा, और ऐसा केस हो ही ना, इसके लिए सरकार क्या कानून बना सकती है। और फाइनली जब ऐसी मांग उठनी स्टार्ट हुई तो सरकार के द्वारा कानून भी बनाए गए, सुधार किए गए। इन्वायरमेंट को लेकर सरकार ने कई सारे पॉलिसीज बनाई और दोबारा ऐसी कांड ना हो सके इसके लिए भी कई नियम बनाए गए। सेकंड पॉइंट क्या है, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिकली भी इफेक्ट्स पड़ा। इसका इफेक्ट क्या पड़ा, अब भोपाल में सब लोग आने से डर रहे थे, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। उसको पता था कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड हुआ है और पूरी हवा में गैस फैल चुका है, और अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं आ रही थी, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कमी हो गई थी, कोई बिजनेस खुल ही नहीं रहा था। अब लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। इसी वजह से इंडस्ट्रीज के ना खुलने से लोगों को रोजगार नहीं मिला और मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है ये काफी बुरी हालात में थी यहाँ पे, क्योंकि ना इंडस्ट्रीज खुल रही थी और ना ही कोई नए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या, पर्यावरण के क्षेत्र में प्रभाव यानी कि इन्वायरमेंटली इफेक्ट्स। देखिए, जहरीली गैस निकली तो इन्वायरमेंट को इसने पूरा जहरीला बना दिया, जो भी लोग रह रहे थे उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा। इस जहरीली गैस का इम्पैक्ट लैंड यानी कि भूमि पे पड़ा, वाटर यानी कि जल पे पड़ा, वायु यानी कि हवा में फैल गया ये। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि साल 2 साल तक, 10 साल तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भोपाल की हवा में चलता रहा, घूमता रहा। लोगों को अंदर अंदर घुटन होती रही, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ ही रहा था। उनके हेल्थ में, किसी के हाथ में, किसी के पैर में, किसी के पेट में, किसी के आंख पे, किसी के नाक में, किसी के दिमाग में कोई ना कोई कमी जरूर होती जब वो पैदा होता। तो कई बच्चों के शरीर के अंदर ये चीज देखा भी गया था। पर्यावरण हमारा पूरा डिसबैलेंस हो गया था और कई इंसानों को तो छोड़ो, जानवरों तक पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। कई जीव जंतु लोग इसमें मारे गए थे, तो कई एनिमल्स पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रभाव यानी कि हेल्थ पे भी काफी इसका इफेक्ट्स पड़ा। जैसे सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, लोगों के स्किन पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जलन होने लगी लोगों की आंखों में, आंखों से देखा नहीं जा रहा था लोगों के, धुआं धुआं पूरा गैस इस तरीके से फैल चुका था। और लोगों के हाथों में, शरीरों में, आंखों में सूजन होने लगे, स्वेलिंग वगैरह होने लगे। इसके बाद शारीरिक और मानसिक रूप से लोग कमजोर होने लग गए और जो भी लोग पैदा होते वो मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पैदा होते। तो कहीं ना कहीं उनमें काफी कमियां भी रही और ये सब कुछ हो रहा था भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से। एंड इसका इम्पैक्ट एक ये भी पड़ा कि गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए। तो जो मेजर स्टेप्स उठाए गए वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले 1985 में भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पास किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि अब कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार सिक्योरिटी के मामले को जांच वगैरह करेगी। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दैट मींस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये कह दिया गया कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरमेंट पे ना हो और टाइम टू टाइम ऐसी कंपनीज की जांच की जाती रहेगी। अगर कोई कंपनी लापरवाही बरतती है, उनकी वजह से ऐसा होता है, तो पूरी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए सरकार के द्वारा जांच करने के आदेश दिए गए। हर कंपनी का जांच किया गया ताकि कोई कंपनी फिर से लापरवाही से ऐसे कोई घटना ना कर दे। अब बताइए, लीकेज गैस का हो गया, अब उस कंपनी की वजह से हजारों लोग मारे गए। आप जरा सोच कर देखो, दिल दहल जाता है। कितने लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया होगा उस घटना के दौरान। मूल्यांकन में कहा जा सकता है, इवैल्यूएशन में, कि विश्व की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक थी दिसंबर 1984 की भोपाल गैस आपदा यानी भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें सरकार के द्वारा कई नियम भी बनाए गए। लेकिन इस नियम के बनने के बावजूद भी कई सारे कंपनीज बिना रेगुलेशंस के चल रही है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, सरकार इनकी पहचान भी कर रही है। लेकिन जिस टाइम पे ये घटना हुई, इस घटना ने लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर दी, मतलब कि सांस के लोगों को प्रॉब्लम हो गई, अधिकारों की मांग उठने लग गई। इन केस अगर ऐसा होता है तो उनके
परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए जिसके घर में ऐसा हुआ है, वरना सोचो जिस घर से बाप का साया उठ गया होगा उस घर का क्या हुआ होगा। तो सोच कर ही हमें ऐसा लगता है, लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ होगा अब बाकी आप अंदाजा लगा ही सकते हो। तो इस घटना ने किस तरह से लोगों को दहला दिया था। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि जान भी गंवानी पड़ी, सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ा, और इसके साथ लोगों के हेल्थ पे कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक के लिए बुरा प्रभाव भी पड़ा। हाँ, लोगों ने इससे सीख भी ली, सरकार भी सत्ते में आई, सरकार भी काफी एक्टिव हो गई थी, लेकिन एक कंपनी, एक फैक्ट्री की एक छोटी सी गलती ने पूरी मानवता को ले डूबा और हजारों लोगों की जान चली गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए यानी कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन में रोजा पार्क्स ने क्या भूमिका निभाई? व्हाट रोल डिड रोजा पार्क्स प्ले इन द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए? आपको बताना है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में एक लेडी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, इसका क्या रोल था आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही बताना है। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए 1950 से लेकर 1970 के बीच में 20वीं सेंचुरी का ही टाइम है। इस टाइम पे अफ्रीकन और अमेरिकन, काले और गोरे के बीच में भेदभाव हो रहा था, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था अफ्रीका में किस तरीके से काले और गोरों के बीच में भेदभाव हो रहा था। इसी से इंस्पायर होकर अमेरिका के अंदर भी सेम चीजें की जा रही थी, और ये सब कुछ कानूनी रूप से किया जा रहा था। काले और गोरे के बीच में भेदभाव अमेरिका में भी हुआ। इसी के खिलाफ जो ब्लैक अमेरिकन थे ये खड़े हुए ताकि काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव है इसको खत्म किया जा सके। तो रेसिज्म का मुद्दा उठाया गया, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, एंड सबसे बड़ा मुद्दा था ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। तो इन जैसे मुद्दों में सुधार करने को लेकर जो सोशल इश्यूज है इसके लिए आंदोलन किया गया, जिसको नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो नागरिक आंदोलन किसे कहा जाता है? जिस आंदोलन में सामाजिक मुद्दे उठाए गए, जैसे रंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, धर्म के आधार पर जो किया जा रहा है, तो कुछ इस टाइप के सोशल इश्यूज को उठाए गए, जिसको नागरिक अधिकार या सिविल राइट्स मूवमेंट का नाम दिया गया। देखिए नागरिक अधिकार या सिविल राइट्स का मतलब क्या होता है? सिविल राइट्स का सिंपल मतलब होता है जिसमें एक इंसान के सोशल राइट्स जुड़े हों, जिससे कि उसका फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट हो सके। अगर एक इंसान के पास सोशल राइट्स नहीं होंगे तो समाज में रहने का उसको कोई हक नहीं होगा। समाज का कोई भी बंदा आएगा उसके अधिकारों का वॉयलेंस करके चला जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि सिविल राइट्स के रूप में सभी इंसानों के पास सोशल राइट्स हो। पॉलिटिकल राइट्स एक अलग चीज है, लेकिन जब सोशल राइट्स की बात की जाती है तो उसको सिविल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि एक इंसान समाज का, सोसाइटी का पार्ट होता है, और सोसाइटी में रहने के नाते हमारे पास सिविल राइट्स होनी चाहिए ताकि हम डिग्निटी के साथ रिस्पेक्टफुली तरीके से जी सके। आखिर नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या मतलब है? अभी ये चीज अमेरिका के अंदर सोशल जस्टिस के लिए चलाया गया था 1950 से लेकर 1960 और 70 के टाइम में, जिसमें ब्लैक अमेरिकन के द्वारा ये आवाज उठाई गई कि जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। एक टाइम पे यही चीजें साउथ अफ्रीका में भी हो रहा था और ये चीज अब अमेरिका में हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर ये आंदोलन हुआ। इसके बारे में मेरियम के द्वारा भी एक डेफिनेशन दी गई है, एक लाइन कही गई है, इसलिए आपको आंसर के बीच में कोटेशन डालना होता है, जैसे कि एक उद्देश्य की दिशा में काम करने वाली गतिविधियां, या हम यूं कह सकते हैं कि एक अंत को बढ़ावा देने या प्राप्त करने के लिए संगठित प्रयास। दैट मीन्स ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज था जिसमें अमेरिका के सभी ब्लैक्स लोग इकट्ठे होते हैं ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में आवाज उठा सके। अब हम ये बात करते हैं कि अमेरिका में ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल थी। सबसे पहले रंग भेद, दैट मीन्स जो ये ब्लैक और व्हाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको लेकर आवाज उठाई गई, दैट मीन्स अपार्थाइड। इसके बाद नस्लवाद यानी कि रेसिज्म, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, इसको लेकर भी मुद्दा बनाया गया सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर। और कानूनी रूप से सभी को एक समान दर्जा देने की बात कही गई। कानून के नजरों में सभी एक समान है, लेकिन समाज ने एक दूसरे को समान माना ही नहीं है। सोसाइटी के कुछ जो गोरे लोग हैं इन्होंने ब्लैक लोगों को समझा ही नहीं है, जिस वजह से अमेरिका के अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत होती है। अमेरिका में 1865 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। इस चीज को खत्म कर दिया गया था कि कोई भी किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, जैसे कि दास बनाना, स्लेव्स बना के उनसे काम करवाना, ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। और फाइनली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 14th अमेंडमेंट हुआ था वो इसी बात को लेकर हुआ था, अफ्रीकन जो सिटीजन होंगे उनको अमेरिका के अगर नागरिक मिलती है तो मिले, लेकिन कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर चल के अमेरिका में ये होने लग गया तब जाके नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं रोजा पार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा ही ये गया है कि रोजा पार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, आपको ये बताना है। तो चलिए हम पहले इसको ये समझते हैं, रोजा पार्क्स थी कौन। देखिए रोजा पार्क एक अमेरिकन लेडी थी जिसको अमेरिका के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, नागरिक अधिकारों की पहली औरत कहा जाता है इनको, जिसने पहली बार मुद्दा उठाया काले और गोरे के बीच में। द मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, दैट मींस आजादी लहर की मां भी इनको कहा जाता था। तो रोजा पार्क्स के द्वारा 1960s और 1970s के टाइम पे जो एक्टिविटीज की गई, उस एक्टिविटीज में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, रेसिज्म के अगेंस्ट में, अपार्थाइड के अगेंस्ट में एंड कास्टिज्म के अगेंस्ट में, चारों के खिलाफ आवाज उठाया गया। शोषण का मतलब जब अमीर गरीब पे शोषण कर रहा है, गोरे लोग काले पे शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उनका। रेसिज्म यानी कि रंग के आधार पे एक दूसरे से नफरत की जा रही है, इसी को मुद्दा बनाकर जो
कास्टिज्म की बात आई कि भाई कुछ लोग अपर लोग हैं, कुछ लोअर लोग हैं, कुछ लोग लोअर लोग काफी निचला दर्जा देकर उनसे घिन करना, ऐसे मुद्दे को उठाया गया ताकि समाज में इक्वलिटी लाई जा सके। और ये सब कुछ किया जा रहा है रोजा पार्क्स के द्वारा। अब हम ये समझते हैं मोंटगोमरी बस के बहिष्कार के द्वारा नागरिक अधिकार आंदोलन में योगदान। मोंटगोमरी बस सिस्टम, रोजा पार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन था सिविल राइट्स में, इसको बताने के लिए आपको मोंटगोमरी का जो बस का कांड था आपको ये बताना होगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब मोंटगोमरी ये बस का क्या सिस्टम है पहले आपको मैं ये समझाता हूँ। देखिए अमेरिका के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है मोंटगोमरी, और इस जगह पे बस जो चलती थी उस बस को चलाने के लिए, उस बस के लिए एक नया कानून बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया। ये नियम क्या कहता था कि मोंटगोमरी से जो भी बस जाएगी उस बस में जो लोग बैठेंगे उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट की गई। कौन सी सीट पे काले लोग बैठेंगे, कौन सी सीट पे गोरे लोग बैठेंगे, इसके लिए नियम बना दिया गया। जिस टाइम पे ये सिस्टम चल रहा था उस टाइम पे रोजा पार्क्स का साथ दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और इन दोनों ने मिलकर सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को भी जोड़ा। आखिर ये मोंटगोमरी का बस सिस्टम था क्या, पहले आपको ये समझना है, क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा ही रोजा पार्क्स ने अपनी आवाजों को बुलंद किया और पूरे अमेरिकन को इकट्ठा किया। आखिर ये सिस्टम क्या था इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, सन 1900 का टाइम था और मोंटगोमरी में बस यात्रा की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे जो गोरे लोग हैं उनके लिए बैठने की जो जगह थी, एक बस का जो स्टार्टिंग का 4 लाइन है उसमें सिर्फ गोरे लोग बैठेंगे, काले लोग उसमें नहीं बैठ सकते। लेकिन एक बस में 75% लोग काले लोग, डेट मींस अश्वेत लोग आया करते थे। ऐसे में सीट बचती नहीं थी, उनको खड़ा होना पड़ता था। और बाई चांस अगर 4 लाइन को छोड़कर पीछे अगर कोई काला लोग बैठ भी गया, अश्वेत बंदा बैठ भी गया, अगर उसी बीच कोई गोरा बंदा आ जाता है तो वो उस अश्वेत व्यक्ति को जो पीछे बैठा हुआ भी है उसको उठाकर वो गोरा बंदा बैठ जाएगा। अब जरा सोचिए, एक गोरे बंदे को इतनी फैसिलिटी दे दी गई थी बस के अंदर कि भाई अगर काला लोग बैठा, काला को उठा के गोरा बैठ सकता है। तो इस तरीके से विशेषाधिकार या प्रिविलेज दे दिया गया था गोरे लोगों को। एंड सबसे बड़ी बात तो ये, इतना डिस्क्रिमिनेशन के साथ किया गया कि अगर ये बस में चढ़ते भी है किराया देकर, ये पीछे के दरवाजे से उतरेंगे, आगे से नहीं उतरेंगे, क्योंकि आगे गोरे लोग बैठे हुए हैं, ये उसमें टच हो जाएंगे, उनको छूते हुए निकलेंगे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए गोरे लोगों ने इनके नियम बना दिया कि ये पीछे के दरवाजे से निकलेंगे। आगे होता क्या है, रोजा पार्क्स के द्वारा सीट छोड़ने से मना कर दिया जाता है, तभी इस आंदोलन की शुरुआत होती है। रोजा पार्क्स 1955 में एक बस से जा रही थी, मोंटगोमरी ही वाली बस थी वो, और इस बस में जिस जगह पे वो बैठी थी वो ब्लैक लोगों का ही बैठने का जगह था, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आराम से अपना जा रही थी। लेकिन जैसा नियम कहता है जब भी कोई गोरा लोग आएगा तो उस काले लोगों को उठा के बैठ जाएगा। रोजा पार्क्स थोड़ी सांवली थी, अश्वेत की जगह पे बैठी हुई थी, जो अश्वेत के लिए रिजर्व सीट है जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग बैठ सकते हैं। रोजा पार्क्स वहीं पे बैठी हुई थी और ये आराम से बैठी हुई थी। ये देखिए इमेज, आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले इमेज के अंदर। लेकिन रोजा पार्क्स से उनकी सीट छोड़ने के लिए कहा गया। उस बीच में अब एक गोरा बंदा अचानक से आता है और वो रोजा पार्क्स को उठने के लिए कहता है। अब वो कहता है कि मैं गोरा हूँ इसलिए तुम उठो, यहाँ मैं बैठूंगा। रोजा पार्क्स सीट छोड़ने से मना कर देती है। नियम तो था गोरा बंदा बैठेगा, इसलिए गोरा बंदा पुलिस को बुला लेता है और पुलिस रोजा पार्क्स को उठाती है और जेल में बंद कर देती है। अब जरा देखिए आप, तो इस तरीके से जेल में ठूस देने के बाद यहीं से चिंगारी लग जाती है। रोजा पार्क्स ने क्या किया, मोंटगोमरी बस कांड के बाद ही, ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद ही 1955 में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो रोजा पार्क्स के द्वारा शुरुआत की गई, जिसके अंदर साथ दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। और रोजा पार्क्स के द्वारा मोंटगोमरी जो ये बस वाला कांड था, इसमें काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा था, इसको मुद्दा बनाया गया, पूरे अमेरिकन के बीच में डाला गया कि कितना गलत किया जा रहा है। दिसंबर 1955 में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा भी सपोर्ट किया गया ताकि इस सिस्टम को खत्म किया जा सके। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, अभी रोजा पार्क्स को तो गिरफ्तार किया ही गया था, अरेस्ट किया ही गया था, इसी बीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम इंटरफेयर करती है इस बीच में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये सब जो किया जा रहा है ये सरासर गलत है और ये रेसिज्म को प्रमोट कर रहा है, ये अपार्थाइड को प्रमोट कर रहा है, काले और गोरे के बीच में भेदभाव पैदा कर रहा है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी निंदा की गई और फाइनली इस प्रोविजन को जो बस में लागू किया गया था इसको खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सरासर गलत है, लेकिन इस चीज के लिए 381 दिनों तक, 381 डेज तक ये आंदोलन चला। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद इस आंदोलन की जो मांग थी कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए, लोगों को इक्वालिटी दी जाए, बस में ये जो सिस्टम किया गया है, गोरों को जो प्रिविलेज दिया गया है खत्म किया जाए, फाइनली इन सारे प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया। और इस पूरे कांड को मोंटगोमरी बस बाइकॉट के नाम से जाना जाता है, जिसमें रोजा पार्क्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसको सहो मत, क्योंकि उसको सहना उतना ही पाप है जितना उसके बारे में कुछ ना बोलना। इसलिए सहने से अच्छा है आवाज उठाओ, लोग आपका साथ देंगे, आज नहीं तो कल आप अकेले नहीं रहोगे, लोग आपके साथ भी खड़े रहेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आया, भारत के अंदर भी जब लोग उम्मीद खो देते हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट आके इंटरफेयर करती है, सुप्रीम कोर्ट लोगों को जस्टिस दिलवाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी का सिस्टम रखा गया है। तो फाइनली अब जो बसों में सफेद लोगों को बैठने का जो नियम था, आगे 4 लाइनें में सिर्फ गोरे लोग बैठेंगे, सिस्टम खत्म कर दिया गया। जो पहले आएगा वो बस में बैठेगा, जो नहीं आएगा पहले, बाद में आएगा वो
खड़े होकर जाएगा, वो चाहे काला हो या गोरा हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल रूल्स बना दिए गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सिनेमा एक महत्वपूर्ण प्रचार तत्व था, टिप्पणी करें। यानी कि सिनेमा वाज एन इम्पोर्टेंट प्रोपेगेंडा एलिमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कमेंट। आपको क्या बताना इस क्वेश्चन के अंदर कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे सिनेमा को एक हथियार के रूप में यूज किया गया, एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपने अगेंस्ट वाले कंट्री के खिलाफ इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया सिनेमा का यूज करते हुए। अब क्या किया गया इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको मैं यही बताने वाला हूँ। पहले हम समझते हैं कोल्ड वॉर का क्या मतलब है, कोल्ड वॉर कब और कैसे हुआ। ये चीज आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था। कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू होता है, जो कि 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। और कोल्ड वॉर को इसलिए भी कोल्ड वॉर कहा जाता है क्योंकि इसमें सीधे आमने सामने आकर वॉर नहीं हो रहा, जैसे आप मूवीज में देखते हो आमने सामने आके बंदूक गोले बारूद चलाया जाता है, एक दूसरे से हथियारों से आक्रमण किया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा था। कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, एक दूसरे के आमने सामने ना होकर अलग रहते हुए दोनों एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल रूप से, सोशल, इकोनॉमिक एंड वेपन्स में, मिलिट्री में एंड स्पेस में, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की चाह थी। इसी को कोल्ड वॉर कहा गया। और सबसे बड़ी बात थी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना। यूएसए और यूएसएसआर चाहते थे अपनी अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना। ये चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया। अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की थी और यूएसएसआर की समाजवाद यानी कि सोशलिज्म की। दोनों अपनी आइडियोलॉजी को सबसे बेस्ट कहते थे और यही चाहते थे कि दुनिया भर के अंदर इनकी ही आइडियोलॉजी का स्प्रेड हो, दुनिया भर के देश इनकी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करें। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करना ही चाहते थे, प्रचार करके इतना विरोध करना ताकि अपने आप ही वो देश कमजोर महसूस करने लग जाए। और इसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया और टीवी का यूज किया गया। आज भी मीडिया चैनल्स यही काम करती है और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो सरकार की वाहवाही करेंगे। कोई सरकार के पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष के पक्ष में बोलेगा, अपोजिशन के पक्ष में बोलेगा। लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर बोल रहे हो तो लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि राय बनाना लोगों पे छोड़ दो, लोग खुद राय बना लेंगे, बस आप उनको इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही थी ताकि उनके देश के लोग भड़के। जैसे अमेरिका चाहता था सोवियत संघ के खिलाफ लोगों को भड़काए, ये सोवियत संघ ऐसा है वैसा है, और अमेरिकन लोग क्या हो, उनके अंदर देशभक्ति के जुनून जाग जाए। और सोवियत संघ सेम यही काम कर रहा था। अब क्या हुआ, चलिए हम आगे समझते हैं। देखिए, शीत युद्ध के दौरान सिनेमा को दो पार्ट्स में बांट दिया गया था। एक था अमेरिकी सिनेमा और एक था सोवियत संघ की सिनेमा। पहले बात करते हैं हम अमेरिका की सिनेमा क्या काम कर रही थी। देखिए, अमेरिका के सिनेमा के द्वारा सोशलिज्म को सबसे बुरा विचारधारा या सबसे गंदी विचारधारा के रूप में प्रचार किया गया कि ये सबसे गंदी आइडियोलॉजी है, इसको जो भी देश अपनाएगा बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका के अंदर ऐसा प्रचार किया जा रहा था। लेकिन ये बात तो रही अमेरिका की, सोवियत संघ भी इससे पीछे नहीं था। सोवियत यूनियन में क्या हो रहा था, यूएसएसआर के अंदर, वो कैपिटलिज्म को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। कैपिटलिज्म एक बहुत गंदी विचारधारा है जो अमीर और गरीब के अंदर भेदभाव बढ़ाती है, जहां पे फार्मर्स या लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसी ऐसी बातें कहकर सोवियत संघ अपने देशों को सोशलिज्म के पाठ पढ़ा रहा था कि सोशलिज्म सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से अमेरिका सिनेमा सोवियत संघ के खिलाफ और सोवियत संघ के सिनेमा अमेरिका के खिलाफ लोगों को अपना ज्ञान दे रहे थे। तो सिनेमा का मेन मकसद बना दिया था इन्होंने, विचारधारा का विरोध करना, आइडियोलॉजी का विरोध करना। हालांकि स्टोलियन के टाइम पे इतनी मूवीज तो नहीं बनती थी, लेकिन अमेरिका इस चीज में काफी आगे था। अमेरिका में काफी मूवीज बनती थी, इसलिए सोवियत संघ अमेरिका को अपना दुश्मन मानता था और अमेरिका सोवियत संघ को अपना दुश्मन कहलवाता था। पूरे देश के अंदर मूवीज बना बनाकर दुनिया को दिखाओ भाई। अब इसके लिए कई सारी मूवीज भी बनी है। अब इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो सबसे फेमस है और एग्जाम में ये 100% आएगा, आपको लिखना भी होगा सिनेमा पे, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। जेम्स बॉन्ड सीरीज आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा। ये बहुत लंबी सीरीज है, काफी सारे इसके सीजन आए हैं, बहुत लंबा पार्ट है इसका, जेम्स बॉन्ड सीरीज नाम से। और इस सीरीज को अमेरिका के अंदर बनाया गया, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के अगेंस्ट में। अब क्या कहा गया इसके अंदर, जेम्स बॉन्ड नामक ये जो एक वेब सीरीज बनाई गई, आप समझ लीजिए एक मूवी टाइप में बनाया गया, जिसके काफी सारे पार्ट्स हैं और अलग अलग पार्ट्स में सोवियत संघ के अगेंस्ट में दिखाया गया। इसको बनाने वाले या इस मूवी को लिखने वाले जो राइटर थे उनका नाम था यान फ्लेमिंग, जो कि 1953 में बनाई गई थी ये मूवी। और इस मूवी के अंदर जिस कैरेक्टर को दिखाया गया है वो आज के इस टाइम के एक रो एजेंट था, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर होते हैं या जो सीक्रेट मेंबर्स होते हैं, ये उन विभाग का मेंबर था जिस कैरेक्टर को जेम्स बॉन्ड की सीरीज में दिखाया गया है। और इस मूवी में ये दिखाया गया किस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा है और कोल्ड वॉर के दौरान कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, सबसे पहले तो। एंड दूसरी बात, जेम्स बॉन्ड मूवी में जो दिखाया गया वो ये कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो कल्चर है ये सबसे बेहतर कल्चर है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, नॉर्वे, स्पेन, पुर्तगाल, इनका जो कल्चर है ये बहुत बेहतर कल्चर है। इनको ही वेस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के अलावा जो कंट्रीज हैं उनका कल्चर सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के लिए और वेस्टर्न आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जेम्स बॉन्ड की मूवी बनाई गई। अब इस मूवी में और क्या क्या बताया गया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रचार करने के कौन कौन से तरीके अपनाए गए, अब मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके पॉइंट्स में बता देता हूँ। सिनेमा एज एन इम्पोर्टेंट प्रोपेगेंडा एलिमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब प्रोपेगेंडा ये कैसे साबित हुआ, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो सिनेमा में ऐसे क्या क्या हरकतें हुए। सबसे पहली बात है विचारधाराओं के विरोध में, अगेंस्ट आइडियोलॉजीज। देखिए सिनेमा के अंदर कई सारी ऐसी मूवीज बनाई गई जो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे की आइडियोलॉजी को विरोध करते हुए दिखा रहे थे उसके अंदर। जैसे एग्जांपल के डॉक्टर नो के द्वारा फ्रॉम रसिया विद लव एक मूवी बनाई गई थी और इस मूवी में इन्होंने ये बताया कि साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म या सोशलिज्म जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है ये दुनिया भर के देशों के लिए कितनी खतरनाक आइडियोलॉजी है, और जो पश्चिम यानी कि जो अमेरिका की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म पूंजीवाद ये कितनी अच्छी आइडियोलॉजी है। तो इसने पश्चिम की आइडियोलॉजी को नायक यानी कि हीरो करार दे दिया और साम्यवाद की आइडियोलॉजी को दुश्मन या सबसे गंदा या सबसे घटिया आइडियोलॉजी करार दे दिया। नेक्स्ट क्या, शीत युद्ध के मुद्दों की सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन ऑन कोल्ड वॉर इश्यूज। देखिए हो क्या रहा था, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में टकराव हो रहा था, जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ एंड कोरिया का वॉर हुआ, वियतनाम वॉर हुआ, अफगानिस्तान वॉर हुआ। तो ये जो टकराव हो रहे थे इन टकरावों को मूवीज में दिखाया जा रहा था और अमेरिका को हीरो बनाया जा रहा था उसके अंदर। इसके अंदर अमेरिका की आर्मीज को दिखाया जाना, अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास कई सारे टेक्निक्स हैं जो अमेरिका यूज करता है अपनी इकोनॉमी को बूम अप करने के लिए। बट ये चीज सोवियत संघ नहीं कर पा रहा, सोवियत संघ की इकोनॉमी काफी कमजोर है। अब यही चीज सोवियत संघ के अगेंस्ट में अमेरिकन सिनेमा में दिखाया जा रहा था। आपको याद होगा कि 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने जैसे ही ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका दो पॉलिसी अपनाई जिसके तहत सोवियत संघ के मीडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन था वो हटा लिया गया। पहले क्या था कि सोवियत संघ की गवर्नमेंट जो कहेगी वही मीडिया दिखाएगी, लेकिन 1991 में जैसे मिखाइल गोर्बाचोव आया उसने क्या किया, मीडिया पे रेस्ट्रिक्शन हटा लिया, सेंसरशिप हटा लिया। और इसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया कह रही थी वही सोवियत संघ के लोगों को पता चला कि भाई हम तो इतने पीछे हैं, हमारी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी इतनी गंदी है, और यही चीज कहते कहते सोवियत संघ का टूटने का कारण बना और इस तरीके से अमेरिका अपने मंसूबों में कायम हुआ। एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं आपको तो 1962 में जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे भी इस तरीके से मूवीज बनाई गई। सिनेमा में एक चीज दिखाया गया कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो सोवियत संघ को नुकसान होगा और सोवियत संघ अटैक करेगा तो अमेरिका को नुकसान होगा। तो इस तरीके से दोनों को नुकसान समझाया गया। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी और जो यूएसएसआर का नेता था ख्रुश्चेव, इन दोनों को समझ में आ गया कि देखिए संयम बना के रखना पड़ेगा हमें। अगर संयम हम नहीं बनाएंगे, पेशेंस नहीं रखेंगे, किसी ने किसी पर अटैक कर दिया तो दुनिया संकट में आ जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसलिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में दोनों आपस अलग अलग हो गए, वरना ये बहुत बड़ा संकट साबित हो सकता था। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, सैन्य शक्ति का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ मिलिट्री पावर। ये मूवीज के अंदर अपनी सेना, अपनी आर्मी, अपनी आर्म फोर्स को प्रेजेंट करते थे ताकि ये एक दूसरे को नीचा दिखा सके। अमेरिका अपने वेपन्स को दिखाता था, अपने एटम बम्स को दिखाता था, अपनी आर्म फोर्स को दिखाता था, और यही सेम चीज सोवियत यूनियन भी कर रहा था। लेकिन अमेरिका जब भी कहीं अटैक करता तो सोवियत संघ इसको सिनेमा के द्वारा लोगों को दिखाता, देखो अमेरिका कितना बुरा है, अमेरिका दुनिया पर अटैक करता रहता है। अमेरिका अटैक इसलिए करता है ताकि हमेशा दुनिया को लगे कि भाई सब खतरे में है, और अमेरिका के पास जो वेपन्स है, जो हथियार हैं, वो हथियार बिकते रहे, अमेरिका अपना व्यापार चला रहा है। तो इस तरीके से मूवीज यानी सिनेमा में दिखाया जा रहा था और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना यानी कि प्रमोट द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म। अब इन मूवीज के द्वारा क्या किया जा रहा था, अगर देशभक्ति की भावना को जगाना है तो हमें सेंटर में रखना होगा कि जो दूसरी आइडियोलॉजी है ये सबसे खराब आइडियोलॉजी है। यही चीज अमेरिका के लिए सोशलिज्म था और यूएसएसआर के लिए कैपिटलिज्म था, और यही चीज दिखाया गया मूवीज के अंदर। और जेम्स बॉन्ड की जो पूरी मूवी है वो इसी पे आधारित है, जिसके अंदर साहस दिखाया गया, बुद्धिमान लोगों को दिखाया गया जो कि सिर्फ अमेरिकन है। अमेरिकन आइडियोलॉजी सबसे अच्छी आइडियोलॉजी के रूप में दिखाया गया, जिस वजह से सोवियत संघ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, वहां के लोगों पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो सिनेमा को माध्यम बनाकर किस तरीके से वॉर में एक दूसरे को कमजोर भी किया जा सकता है, ये चीज हमें कोल्ड वॉर के अंदर जो सिनेमा का यूज किया गया हमें ये दिखाता है। कैसे एक दूसरे देश अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुप्रीम दिखाने में लगे पड़े हैं, होड़ सी मची पड़ी है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा वेपन से, देखते हैं किसमें है कितना दम। ये सब कुछ मूवीज के द्वारा दिखाया जा रहा था ताकि लोगों को मैनिपुलेट करके एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा किया जा सके। तो इस प्रकार ये सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये नए और अपडेटेड क्वेश्चन है, बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने अपने इस वाले वीडियो में समझा रखा है। तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना ताकि बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है आपके ये भी खत्म हो जाए और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया, मैं कसम से कहता हूँ आपके हाथ नहीं रुकेंगे और लिखते रह जाओगे आप। इसी नोट्स में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं।
और जिस फॉर्मेट में हमने आपको आंसर लिख कर दिया है, इसी फॉर्मेट में अगर आप लिख कर आ जाते हो, बहुत अच्छा आपके मार्क्स भी आएंगे। नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जो भी आपको नोट्स चाहिए सिंपल उस पर आप क्लिक कीजिए, वाई नाउ पे क्लिक करके नोट्स का डाउनलोड कर लीजिए। अपडेटेड और न्यू नोट्स हैं हमारे, ये नोट्स आपके बहुत काम आने। नोट्स को डाउनलोड करके इसको रीड कर लीजिए, 15 से 20 मिनट लगेगा आपको। आप पूरे नोट्स को चुटकी में रीड करके आसानी से आप याद भी कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को आप सभी जगह शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है और मोटिवेशन मिलता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।